हेलो बच्चों, वेलकम टू सर्वर क्लासेस। मैं हूं कामरान शहाब और हम आपके लिए लेकर आए हैं इजी पीजी मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज, जिसका मकसद है मैथमेटिक्स को आसान से आसान बना करके आपके सामने रखना। मैथमेटिक्स को असल में जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उस तरीके से आपके सामने रखना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने के तरीके ही उसको मुश्किल और आसान बनाते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको उसी तरीके से चीजों को आपके सामने रखेंगे जिस तरीके से वो हैं या जिस तरीके से वो डेवलप हुई हैं। यानी कि ट्रूली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमारा चलेगा। हम मैथमेटिक्स को कोई जादू की चीज नहीं बनाने वाले हैं। मैथमेटिक्स एक लर्न करने की चीज है, मैथमेटिक्स एक स्किल है, उसको डेवलप कराने वाले हैं। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स एक जबान है, उसको आपको सिखाने वाले हैं। और आपके साथ हो सकता है हम भी थोड़ा बहुत और सीख जाएं। तो देखिए, क्लास 10th में अलजेब्रा का अच्छा खासा पोर्शन आपका रहता है। अलजेब्रा में तकरीबन 4 चैप्टर आपके क्लास 10th में रहते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तीसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर आखिरी चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस एंड सीरीज से है। अलजेब्रा में ये तकरीबन 4 चैप्टर आपके सामने आपके हैं। अलजेब्रा के 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और यकीन मानिए कि ये पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो कहा जा सकता है फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा। फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा की भी ये फाउंडेशन है। ओके, तो अलजेब्रा की ये फाउंडेशन है, यानी कि आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चैप्टर भी आपके लिए समझना, सीखना, लर्न करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना आसान हो जाएगा। तो मैं अपने टॉपिक की शुरुआत क्लास 10 के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल से करूंगा। इसमें जो टॉपिक मैं इंक्लूड करने वाला हूं वो कुछ इस तरह से है। क्लास 10th में एनसीईआरटी के, नई एनसीईआरटी के जो न्यू एडिशन अभी लास्ट ईयर आया था, उसके अकॉर्डिंग बच्चों बहुत कम टॉपिक्स रह गए हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी, एक छोटी सी एक बात कन्वे करना चाहता हूं कि जो टॉपिक एनसीईआरटी ने अब छोड़े हैं बहुत कम है और वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप पॉलिनोमियल को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको ये तमाम टॉपिक इसी ऑर्डर में, इसी हायरार्की के साथ समझने होंगे जो आपके सामने आपके स्लाइड पर दिखाई दे रही होगी। तो जो आपके सामने है, चैप्टर का कंटेंट पूरा है, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड क्या है अलजेब्रा का, उसके बारे में, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन होगा पूरे अलजेब्रा का। दूसरा टॉपिक आपके सामने है पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आएंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। क्लास 10th में बेसिकली बहुत सिंपल सा एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है, रखा गया है। पहले की किताब के मुकाबले में, पहले के पुराने एडिशन के मुकाबले में काफी कम कर दिया गया है। और इसमें सिर्फ शामिल किया गया है जो लास्ट आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, सेकंड लास्ट 8th नंबर पर, जो आपको 8 नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, जो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हम पॉलिनोमियल को लर्न कराना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन नहीं कराना चाहते कि ये टॉपिक्स हैं, ये आएंगे सवाल। आप अगर वाकई सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को इन डिटेल सीखना चाहते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक इसी ऑर्डर में सीखने होंगे। और यकीन मानिए, सिर्फ आप एक चैप्टर के लिए फॉलो करके देखिए, और आप नहीं सीखते हैं तो आप छोड़ दीजिए। यह हमारा दावा है कि अगर आप बहुत कायदे से हर लेक्चर को बहुत कायदे से बैठ करके सुनेंगे और नोट्स मेकिंग करेंगे, प्रॉपर उसको लर्न करेंगे, तो आप बहुत साउंड हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम एक चीज डिस्कस करते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1-2 मिनट में जो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये वर्ड अलजेब्रा कहां से आता है, इसके बारे में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और यकीन जानिए, हर एक चीज जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं उनके पीछे दिलचस्प कहानियां हैं, वो बीच बीच में हम आपको मैथ्स के किस्सों की तरह बताते रहेंगे। चलिए, एक कहानी छोटी सी है, एक नौजवान की, बगदाद के एक ज़हीन नौजवान की। वो नौजवान, बगदाद का एक ज़हीन नौजवान, जो ये कहानी है 9वीं सदी के एक नौजवान की। 9वीं सदी में ये बात है, 9वीं सदी के एक नौजवान की। एक नौजवान बगदाद के बाजार से गुजर रहा था, तो उसने एक सौदागर को काफ़ी परेशान पाया। उसने एक सौदागर को काफ़ी परेशान देखा कि वो अपने हिसाब किताब का लेखा जोखा करने में उसको काफ़ी दिक्कत आ रही थी, वो सही से नहीं कर पा रहा था। तो उस सही नौजवान ने अपनी मदद की पेशकश की, और जब उसने उसकी मदद की
तो सौदागर हैरान रह गया, क्योंकि जो सौदागर बहुत वक्त से नहीं कर पा रहा था, उसने चंद लम्हों में उसकी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया, आसान करके उसके सामने पेश कर दिया। सौदागर उस नौजवान से इतना मुतासिर हुआ कि उसने जगह जगह उसका नाम फैला दिया और उसकी शोहरत हाउस ऑफ द विजडम तक पहुंची, जो कि उस जमाने का बहुत बड़ा एजुकेशनल हब या सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहां दुनिया भर से मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर, फिलोसफर आकर के इकट्ठा होते थे और अपना इल्म, अपना ज्ञान एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ठीक है, ये नौजवान कोई और नहीं, मैथमेटिक्स की दुनिया का एक बड़ा नाम था, जिसको आज दुनिया मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से जानती है। हाउस ऑफ द विजडम ज्वाइन करने के बाद अल ख्वारिज़मी की दिलचस्पी नंबर्स और पैटर्न्स को लेकर और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने कुछ और किताबें पढ़ी। उनकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ग्रीक और इंडियन मैथमेटिशियंस के काम से वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे, खासकर इंडियन मैथमेटिशियंस से, जिस लिस्ट में पहला नाम आर्यभट्ट का आता है। आर्यभट्ट की एक किताब जो आर्यभट्टिया थी, उसको फारसी यानी कि पर्शियन और अरबिक यानी कि अरबी में ट्रांसलेट किया जा चुका था। इसका एक डिटेल मुतालिया किया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त की एक बहुत मशहूर किताब जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र सिद्धांता, उसका मुतालिया अल ख्वारिज़मी ने डिटेल में किया। और इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है भस्कारा वन का, जिन्होंने अपनी कमेंट्रीज में, जो कि उन्होंने आर्यभट्ट के कामों पर की थी, उसका डिटेल्ड में मुताला किया। अल ख्वारिज़मी ने डिटेल में मुताला किया, नंबर्स और पैटर्न्स को लेकर के और ज्यादा बढ़ती चली गई। 820 एडी में उनकी पहली ट्रीटस, उनकी पहली किताब शाया हुई, जिसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, जो अल ख्वारिज़मी की पहली किताब थी, जो 820 एडी में हाउस ऑफ द विजडम से पब्लिश होती है। और ये किताब कोई मामूली किताब नहीं थी, ये किताब सदियों तक इंस्पिरेशन बनी रही, मॉडर्न अलजबरा की फाउंडेशन बनी, और इस किताब ने यूरोप में काफ़ी शोहरत पाई। यह किताब 12वीं सदी में जाकर के लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट की गई। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में इस किताब को रखा गया। उनका दूसरा काम था जिससे पता चलता है किताब अल जाम वल तफरीक बी हिसाब अल हिंद और द बुक ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलकुलेशंस। ये किताब बेसिकली आर्यभट्ट के कामों से मुतासिर होकर के लिखी गई थी, या ये कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के कामों को आगे बढ़ाया था अल ख्वारिज़मी ने। फिर उसके बाद एक किताब बच्चों है जिसका नाम है जिज अल सिंध हिंद, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ऑफ सिंध एंड हिंद। और इनकी लास्ट किताब है जिसका नाम है किताब सूरतुल अर्द, यानी कि द इमेज ऑफ द अर्थ। तो ये 4 किताबें इनका मेजर कंट्रीब्यूशन थी, और कहीं ना कहीं इन 4 किताबों के अंदर इंडियन मैथमेटिशियंस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि अल ख्वारिज़मी इंडियन मैथमेटिशियंस से, एस्ट्रोनॉमर्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो हम शुरू करते हैं अलजबरा से। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले इस किताब का नाम सुना, जिस किताब के टाइटल से अलजबरा वर्ड ट्राइब हुआ था। बेसिकली इस किताब का पूरा नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। शॉर्ट में इसको यहाँ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, अल जब्र। इस अल जब्र को बच्चा लोग लैटिनाइज किया गया, और लैटिनाइज करके एक वर्ड बना अलजबरा। लैटिनाइज किया गया इसको, और एक वर्ड बन गया अलजबरा। ओके, और आपको अभी ये भी बताया कि ये किसकी थी। दिस किताब was authored by Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि 9th सेंचुरी के एक बहुत बड़े पॉलीमैथ थे। बच्चों, पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? पॉलीमैथ का मतलब होता है स्कॉलर ऑफ मल्टीपल फील्ड, ठीक है ना। जैसे अर्ली पॉलीमैथ्स में आर्यभट्ट हुए, और फिर अल ख्वारिज़मी हुए, कि वो मल्टीपल फील्ड से बिलोंग करते थे। ये लोग एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये लोग मैथमेटिशियन भी थे, ये लोग फिलोसफर भी थे बेसिकली। तो ये भी एक पॉलीमैथ थे, और पॉलीमैथ के में देखा जाए तो ये एक मैथमेटिशियन तो हैं ही,
साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, साथ साथ ये जियोग्राफर भी थे, और साथ साथ इनके पास एक ये हेड ऑफ हाउस ऑफ द विजडम, हाउस ऑफ द विजडम, जो कि बैतुल हिकमा के नाम से एक सेंटर ऑफ लर्निंग बगदाद में 9th सेंचुरी में हुआ करता था। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी डिस्कस हो गया था। और अल-ख्वारिज़मी एक बात और यहाँ बताने की है, मैथमेटिक्स में इनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि ही इज़ कंसिडर एज फादर ऑफ अलजबरा, फादर ऑफ अलजबरा। इसी तरीके से एक चीज़ और है बच्चों जो यहाँ समझने की है कि इनका जो नाम है अल-ख्वारिज़मी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में एक टर्म यूज़ की जाती है एल्गोरिथम। एल्गो हम उसको एब्रिविएट करते हैं एल्गोरिथम। तो बेसिकली इनके नाम को ही, अल-ख्वारिज़मी को ही बेसिकली लैटिनाइज किया गया, तो पहले इसको बनाया गया अलगोरिथमी, और फिर इसको फर्दर लैटिनाइज किया गया और एक वर्ड बनाया गया अलगोरिथम। तो मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में ये वर्ड यूज होता है एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है बेसिकली अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए जो आप वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, उसको आप एल्गो कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और ये जनरली आप नॉर्मल अपनी ज़बान में भी यूज़ करते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम वर्ड ऑल्सो लैटिनाइज्ड फ्रॉम हिज नेम अल-ख्वारिज़मी। ये जो अल-ख्वारिज़मी है बच्चे लोग, ये वर्ड जो अल-ख्वारिज़मी है, ख्वारज़्म एक जगह थी, आज जो उज़्बेकिस्तान है, आज का उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक मुल्क है, वहाँ ये पैदा हुए थे ख्वारज़्म में, इसलिए इनके नाम के आगे ख्वारिज़मी लगाया जाता है। मोहम्मद इनका नाम था, इब्न बेटे को कहते हैं, मूसा इनके वालिद का नाम था, तो इस तरह इनका नाम हो गया मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। खैर, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इंडियन मैथमेटिशियंस से, ठीक है, जैसे कि आर्यभट्ट, जैसे कि ब्रह्मगुप्त, जैसे कि भस्कारा वन। इन तीनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और इन तीनों से ही इंस्पायर हो करके इन्होंने अपने दिलचस्पी को बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दिया, अपनी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा दिखाई नंबर्स के साथ और आगे इन्होंने बढ़ाया। अब सवाल यह आता है कि मैथमेटिक्स में इस वर्ड अलजबरा का क्या मतलब बनता है। मैथमेटिक्स में इस वर्ड अलजबरा का क्या मतलब, अब सवाल यह आता है कि मैथमेटिक्स में इस वर्ड अलजबरा का क्या मतलब बनता है। तो देखिए बच्चा लोग, मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सी चीज। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट स्टेज है, आपको नंबर्स से शुरू कराया जाता है। एंड नंबर्स वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो अरिथमेटिक्स का पार्ट है। तो मैं अपने तरीके से ये मानता हूं कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा इज बेसिकली द सेकेंड स्टेज। अब होता क्या है, आपने सुना होगा कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक्स से सॉल्व नहीं हो रही थी, तो वहां आकर के अलजेब्रा ने एंट्री मारी। अलजेब्रा एक दो तीन चार दिन के अंदर, एक दो चार दिन के अंदर, या एक दो मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें ग्रीक मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिशियंस, प्लस इसमें इस्लामिक वर्ल्ड के मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है इसको डेवलप करने के लिए, सदियों तक ये डेवलप होता रहा है और आप तक पहुंचा है। तो बेसिकली अलजबरा को हम कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैं अपने तरीके से कहता हूं, दिस इज बेसिकली द सेकेंड स्टेज इन मैथ्स लर्निंग आफ्टर अरिथमेटिक्स। मैथ्स लर्निंग, कि मैथ्स को लर्न करना अगर आप चाहते हैं, तो मैथ्स को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक अरिथमेटिक्स यानी कि नंबर थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नंबर थ्योरी से बिलोंग करने वाला अरिथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर्स के साथ डील किया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज लिख भी देते हैं आफ्टर अरिथमेटिक, लिख देते हैं आफ्टर अरिथमेटिक्स, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें, बेसिकली दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स
which deals with variables. ये एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप डिफाइन करना चाहें, क्योंकि डीलिंग विद वेरिएबल अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करके मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि अलजेब्रा इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ मैथ्स व्हिच डील्स विद द वेरिएबल्स। अब अलजेब्रा देखिए, मैथमेटिक्स का जो जनरल प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहले मैथमेटिक्स क्या करती है, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है और डिस्क्राइब करने के बाद जो भी कंडीशंस दी जाती हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करके रिलेशंस जनरेट करती है, यानी कि इक्वेशंस जनरेट करती है, और उन इक्वेशंस को किसी सूटेबल मेथड्स का यूज करके सॉल्व कर लेती है। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। और मैं यहां लिख देता हूं कि जनरल प्रिंसिपल जो आप मैथ्स में फॉलो करते हैं, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला डिस्क्राइब करना प्रॉब्लम को, डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम यूजिंग सिंबल्स, लेटर्स, ओके। apply the conditions and generate the relations that are the equations भी कह सकते हैं, and then solve these equations by any method। उनको सॉल्व करना, ये बेसिकली जर्नल एक प्रिंसिपल कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, या आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में यही कुछ होता है कि सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है। मैथ्स सिर्फ इक्वेशंस का नाम नहीं है, मैथ्स सिर्फ फिगर्स का, शेप्स का नाम नहीं है। मैथ्स अपने आप में एक लैंग्वेज है। मैथ्स एक लैंग्वेज है, एक जबान है, एक भाषा है। समझ रहे हैं? अब सबसे पहले क्योंकि मैथ्स को एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है, तो यहां अलजेब्रा में, जैसे कि अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक में आप जानते हैं कि अरिथमेटिक में मैथ्स जो है न्यूमरल्स को यूज करती है। यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशंस की बात करें, तो मैथमेटिक्स में आप काफ़ी एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहले बच्चा लोग आप लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब आपका वास्ता सबसे पहले मैथमेटिक्स में, जो सबसे पहले आपका वास्ता पड़ता है मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से पड़ता है। सिंपली अगर आपने 5 भी लिखा है तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, या आपने 2 + 5 लिखा है, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, या आपने 10 - 7 लिखा है, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, या आपने 2 / this multiplied by 3 + 4 - 7 ये आपने लिखा है, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि ये नंबर्स कुछ आपको कन्वे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे उसमें ऑपरेशन कोई अप्लाई हो रहा हो, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रहा हो। तो सबसे पहला वास्ता बच्चे का पड़ता है, किससे पड़ता है? सबसे पहला वास्ता अरिथमेटिक से पड़ता है। फिर अलजेब्रा में आते हैं, तो अलजेब्रा बेसिकली, अलजेब्रा में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चा लोग? वो है वेरिएबल। इसी तरीके से आप क्लास 10th में क्योंकि आ चुके हैं, तो आप और भी
ब्रांचेस से रूबरू होंगे, और भी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे बच्चा लोग ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, या आगे चलकर और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आप एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, या आप लॉगरिथम पढ़ते हैं तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सप्रेशन पढ़ते रहेंगे। हमारा काम है अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना। तो बच्चे लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेरिएबल। जब तक वेरिएबल है तब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपली आपने अगर बच्चों लोग 2x लिख दिया तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा, या सिंपली आपने x स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा, या x स्क्वायर या x क्यूब या 5x क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा, या x रेज़ टू द पावर 3 प्लस xy या 4xy प्लस 7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या x रेज़ टू द पावर हाफ प्लस 7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रूट y प्लस 3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या x रेज़ टू द पावर -2 प्लस 5y क्यूब प्लस 7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए सिंपल एक कंडीशन है, वेरिएबल का होना मस्ट है। तो जब तक वेरिएबल है तब तक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक है। यहां पर अगर आप वेरिएबल्स निकाल देंगे तो वो बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वेरिएबल मस्ट है, वेरिएबल नहीं होगा, बिना वेरिएबल के वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स होने चाहिए, और कोई भी मैथमेटिकल साइंस ऑपरेशन आपको दिखाई दे सकता है, नहीं भी दे सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली अगर आपने एक्स भी लिखा है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इनमें से इन एक्सप्रेशंस में से जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से एक टर्म निकलती है जो टर्म सबसे दमदार है, सबसे काम की है, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब आपको ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है। यहां से अब आपका टॉपिक गोता हम लगाने वाले हैं, यहां से आपका टॉपिक शुरू होने वाला है बहुत अच्छे से। तो आपने देखा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं? जो नंबर्स हैं या नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स के साथ, तो उन एक्सप्रेशंस को आप कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, या फिर अगर वेरिएबल्स भी हैं तो उसको आप क्या देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इनमें से अब कौन सी एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल कहलाएंगी? तो पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन चाहिए उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो यहां पॉलिनोमियल होने के लिए एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल variables carry non-negative इंटीग्रल पार्ट्स, ओके। ब्रैकेट में चाहे तो एक छोटी सी बात है, मामूली सी, नो वेरिएबल or variables in the denominator, ओके। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या यहां निकल करके आई कि अगर वेरिएबल्स की पावर, सबसे पहले बात हो रही है वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि जब तक एक्सप्रेशन के अंदर, जब तक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर रहेगी तब तक वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाएंगी। तो आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल मैं पहले ही इंक्लूड कर चुका हूं, जरा वन बाय वन इनको स्टडी करके देखते हैं कि किस में पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रही हैं, यानी कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जो पॉलिनोमियल की फैमिली में आएंगी। तो बेटा लोग आराम से देखिए, यहां जो x की पावर है वो +1 है। +1 क्या होता है? एक होल नंबर होता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। यहां जाइए, यहां x की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, यहां x की पावर जो है 1 है, यानी कि वो भी होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहां आप देखिए, या x की पावर 3 है जो कि होल नंबर है, y की पावर 2 है, या होल नंबर है, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे 3 की पावर तो
हम वेरिएबल की पावर बात कर रहे हैं, अगर आप 3 की पावर भी देखना चाहते हैं तो 3 के साथ आप इस तरह से लिख सकते हैं 3x रेज़ टू द पावर 0। और आप देख सकते हैं यहां भी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, क्योंकि 0 होल नंबर होता है। तो यहां तीन टर्म्स आई, तीनों की तीनों क्या हो, तीनों की तीनों टर्म्स की जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहां आ जाइए, यहां x की पावर 3 है, यहां एक ही टर्म के अंदर दो वेरिएबल आ चुके हैं, दोनों की पावर 1 है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। यहां आइए, यहां आकर के आप देखेंगे कि x की पावर हाफ है, जो कि इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो आगे आइए, फिर यहां देखिए रूट y है, तो बेटा रूट y का मतलब भी पावर हाफ ही होता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आप इसको देखेंगे x रेज़ टू द पावर, अगर आप इसको देखेंगे तो x रेज़ टू द पावर -2 है, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि नेगेटिव इंटीजर है। तो इस टर्म की वजह से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की फैमिली से बाहर हो गया। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें तो ये पार्ट जो है 5y क्यूब, ये जो पार्ट 5y क्यूब है, ये एक पॉलिनोमियल माना जाएगा, लेकिन एज अ होल ये पूरी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की फैमिली से बाहर रहेगी। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं कंसीडर कर लेता हूं, पूछकर देखता हूं आप लोगों से, आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते। तो बताइए साहब, x अपॉन 3 प्लस 5x+4, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो बेटा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इस वेरिएबल को जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 2x रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि जब भी आप, ठीक है, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो बेटा पावर का साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, बचा हुआ पार्ट कुछ भी हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी पावर जो है नेगेटिव हो चुकी है, यानी कि ये पॉलिनोमियल की फैमिली से बाहर होगा। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल को किन किन बेसिस पर, पॉलिनोमियल को कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे करके एक बात बताने की कोशिश करता हूं। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कुछ मैं एग्जांपल्स और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बच्चों x² 5x² प्लस 4x+3, या मैंने लिखा y² प्लस x+7, या मैंने लिखा x² प्लस yz+8। अगर आप इन तीनों पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स के लगभग 3 टर्म्स आपको नजर आएंगी, तीनों के अंदर 3 टर्म्स नजर आएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं पहले वाले के अंदर एक वेरिएबल है, सिर्फ एक x, दूसरे वाले के अंदर 2 वेरिएबल हैं x एंड y, और तीसरे वाले के अंदर 3 वेरिएबल हैं। यानी कि एक सर्टेन बेसिस पर इन तीनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वो सर्टेन बेस क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर कोई और टर्म भी ऐड कर दूं, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 8u + 10, तो अगर आप देखें तो अब यहां पर 4 टर्म हो चुकी हैं, यहां 3 है, यहां 3 है। ओके, अगर मैं एक छोटा सा चेंज और करूं कि मैं यहां पर लिख दूं या इस पावर को 3 कर दूं, यानी कि y⁻3, तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। तो यानी कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए, पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वो कौन कौन से बेसिस है जिन पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल अलग करके पढ़ाता हूं आपको, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये एलिमेंट्री पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का बेसिस को आप स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिस ऑफ डिवीजन, मैं अभी डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिस ऑफ डिवीजन की बात कर रहा हूं कि क्या क्या बेसिस है जिन पर एक पॉलिनोमियल को, जिन बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला बेस जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आप बचपन से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड सो ऑन। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स, अब समझ में यह आना चाहिए कि टर्म्स क्या हैं। ये टर्म क्या होता है भैया, ये टर्म क्या है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 2x + yz
2x प्लस वाई, या माइनस भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, या 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, माइनस साइन भी लगा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और मेरे एक सवाल का जवाब दें कि पहले वाले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टर्म आप बोलेंगे, आप खुद कहेंगे कि एक टर्म है। दूसरे वाले में आप 2 टर्म बोलेंगे, तीसरे वाले में आप 3, और आखिरी वाले में आप बोलेंगे 4 टर्म्स हैं। ओके, तो यहां अगर आप देखें वेरिएबल्स वही हैं, मैंने सिर्फ प्लस और माइनस के साइन पुट अप किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्म्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, या आप इस तरह से कहेंगे अनलाइक पार्ट्स separated by plus or minus sign are called as terms, are counted as terms. okay, तो ये terms यहां पर 2 terms, यहां एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, यहां 2 टर्म्स हैं, यहां 3 टर्म्स हैं, यहां 4 टर्म्स हैं। और टर्म्स कौन डिसाइड कर रहा है, ये प्लस माइनस साइन डिसाइड कर रहा है, ये प्लस माइनस साइन, ये प्लस माइनस साइन डिसाइड कर रहा है। और एक बात और, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 5x प्लस वाई प्लस 3x, तो बच्चा लोग आप इसमें कितनी टर्म बताएंगे, 3 तो नहीं बताएंगे, यहां सिर्फ 2 टर्म हैं। बेसिकली ये 2 टर्म जो हैं ये लाइक हैं। लाइक टर्म का क्या मतलब होता है, तो बेसिक सी चीज है, लाइक टर्म्स का मतलब होता है टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल विद सेम पावर्स, सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स। वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो, उनको लाइक टर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5x स्क्वायर वाई और 6x वाई स्क्वायर, तो बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, दे आर नॉट लाइक, दे आर कॉल्ड एज अनलाइक। हाँ, 5x स्क्वायर वाई लिखा है या कुछ भी लिखा है, इसके साथ लाइक टर्म का पेयर मैं बना देता हूं, से 8yx स्क्वायर। वो ऑर्डर क्या है लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां वाई है, यहां भी वाई है, तो दे विल बी कंसिडर एज लाइक टर्म, यानी सेम वेरिएबल विद सेम पावर। वेरिएबल सेम है, पावर अलग अलग है, नहीं होगा। पावर सेम है, वेरिएबल अलग अलग है, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। ओके, अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिवीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ डिवीजन की, यानी किस बेसिस पर डिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चा यहां पर आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी बहुत आसान काम है, मतलब जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर। ये सिर्फ काउंटिंग का खेल है बेटा, कितने वेरिएबल्स हैं ये आप देखकर भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें x के सिवा कोई वेरिएबल नहीं है, x के सिवा इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। या मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3, तो इसमें अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। या मैंने सिंपली लिख दिया xy प्लस 7, तो इसमें भी 2 वेरिएबल हैं। या मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस yz प्लस w, इसके अंदर 4 वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये देखना या काउंट करना या पता करना कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल हैं, ये बहुत आसान सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी जो पोर्शन है बच्चा लोग, वो आखिरी जो बेसिस है जिस पर के डिवीजन किया जाता है वो है डिग्री। डिग्री क्या होती है साहब, यानी कि डिग्री की बेसिस पर डिवीजन किया जाता है, तो समझना जरूरी हो जाता है कि डिग्री क्या है, ये डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री क्या है। तो अभी तक जो आपको पता होगा बच्चे लोग डिग्री के बारे में, आप लोग क्या कहते हैं, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप लोगों को सिखाया जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, इन अ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो डेफिनेशन आपको सिखाई जाती है, दिस इज ओनली फॉर मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल। ये सिर्फ मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। मतलब मोनो का मतलब होता है 1, वेरिएट का मतलब है वेरिएबल, मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल का मतलब बना एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप इस एग्जांपल को देखिए।
5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अगर आप यहां इस जगह इंडिविजुअल टर्म्स में वेरिएबल की पावर्स देखें तो यहां 4 है वेरिएबल की पावर, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां वेरिएबल नहीं है तो 0 हो गया। ओके, इन सब में जो सबसे ज्यादा है वो 4 है, इसी को आपने कह दिया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं एक बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट या मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दूं, जैसे कि मैंने लिखा जैसे कि मैंने लिखा 3x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2y प्लस 3। अब आप अच्छे से देख सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल होने की कंडीशन को पूरा कर रहा है। दैट इज ऑल वेरिएबल मस्ट कैरी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि सारे वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होनी चाहिए, वो है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाईएस्ट पावर दैट अ वेरिएबल कैरिंग, सबसे बड़ी पावर क्या है जो किसी वेरिएबल पर लगी हुई है, तो सबसे बड़ी पावर 4 है। लेकिन हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन डिग्री इस पॉलिनोमियल की 4 नहीं है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 5। क्यों है, कैसे है, अब इसी बात को समझने के लिए पहले अब आपको सही से डिग्री को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो ये डिग्री टर्म है बेटा, ये एसोसिएट करती है वेरिएबल की पावर के साथ। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले इसको देखा जाता है कि टर्म्स की डिग्रीज क्या है, डिग्री ऑफ द टर्म्स, और फिर फाइनली इसको देखा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज अ होल, जो पूरी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं उसकी। अब टर्म्स दो तरह की होती हैं। दो तरह की कैसे होती हैं? एक होती है मोनोवेरिएट टर्म्स, मोनोवेरिएट टर्म्स। अभी मैंने बताया था मोनो का मतलब वन होता है, वेरिएट मतलब वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली टर्म जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो। जैसे कि ये टर्म जो है ये मोनोवेरिएट है, ये टर्म भी मोनोवेरिएट है, ये भी मोनो है, ये मल्टीवेरिएट है। एक टर्म जो है इसमें मल्टीवेरिएट है। तो टर्म दो तरह की होती है, मोनोवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। तो बच्चा लोग अब यहां अच्छे से समझ लीजिए कि इस मोनोवेरिएट टर्म की डिग्री क्या होती है, यानी कि अब अच्छे से समझ लीजिए कि टर्म की डिग्री क्या होती है। तो सिंपली पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो भी मोनोवेरिएट टर्म के अंदर पावर है वेरिएबल की, उसी को उस टर्म की डिग्री कहा जाएगा। यानी कि यहां पर x की पावर 4 है, तो बेसिकली x की पावर 4 यानी कि 4 जो है इस पूरी टर्म की डिग्री कहलाएगी, इस पूरी टर्म की डिग्री कहलाएगी। इसी तरीके से यहां भी ये मोनोवेरिएट टर्म है, यहां 2 पावर है वेरिएबल की तो ये डिग्री कहलाएगी, यहां 1 पावर है तो ये डिग्री कहलाएगी, और यहां भी 1 पावर है तो ये डिग्री कहलाएगी। यानी कि ऊपर वाले केस में ये 4 डिग्री है इस टर्म की, ये 3 डिग्री है इस टर्म की, ये 2 डिग्री है इस टर्म की, और ये 1 डिग्री है इस टर्म की, और 0 डिग्री है इस टर्म की, क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0। ओके, सिंपल। यानी कि जो भी मोनोवेरिएट टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर है उसी को डिग्री कहते हैं उस टर्म का। अब अगर मल्टीवेरिएट टर्म है तो डिग्री कैसे डिफाइन होती है? तो डिग्री का मतलब होता है सम ऑफ द powers of all variables in that term। उस टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, उस टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, सारे वेरिएबल्स की पावर को जोड़ना है। उन सारे, जैसे कि यहां पर देखें, यहां 2 वेरिएबल हैं, उन दोनों वेरिएबल की पावर्स को जोड़ेंगे तो 2 + 3 दैट इज विल बी 5। तो ये जो आपका 5 आया है बेटा, नाउ दिस इज द हाईएस्ट डिग्री, ये डिग्री हाईएस्ट है। यानी कि अब की बार इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर पावर हाईएस्ट 4 ही है, लेकिन डिग्री जो हाईएस्ट है इंडिविजुअल टर्म्स में वो 5 है। तो बेसिकली कुछ चीजें जो हैं आप अधूरी पढ़ लेते हैं, उन्हीं को पूरा समझते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल या एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ हर टर्म के अंदर एक वेरिएबल हो के लिए वैलिड है, जनरल डेफिनेशन नहीं है। तो जनरल डेफिनेशन देखो मैं यहां लिख रहा हूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, हाईएस्ट डिग्री
among the degrees of terms, यानी कि जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डिग्रीज हैं। देखो एक बात और यहां पर बहुत क्लियर कर लीजिए, पॉलिनोमियल की हर टर्म अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, खुद एक पॉलिनोमियल है। और अगर किसी पॉलिनोमियल की कोई टर्म पॉलिनोमियल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो एज अ होल वो पूरी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की फैमिली से बाहर हो जाती है। लेकिन इंडिविजुअल टर्म अगर वो पूरी कर रही है तो वो इंडिविजुअल टर्म पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे कि पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा था कि एक टर्म जो है नेगेटिव पावर के साथ आ जाती है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहती, लेकिन बकिया टर्म उसकी पॉलिनोमियल हो सकती है। तो पॉलिनोमियल की एक पहचान ये भी है कि पॉलिनोमियल की हर एक टर्म खुद में एक पॉलिनोमियल होती है, तो उसकी भी अपनी एक डिग्री होगी और उन डिग्रीज में जो सबसे ज्यादा होगा, उन डिग्रीज में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाली टर्म होगी उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हो सकता है मैं यहां पर आपका मदद कर पाया हूं और एक जनरल से लेकर के एक जनरल चीज मैं आपको समझा पाया हूं कि बेटा ये चीज ये एक्चुअल डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, इसको समझिए। और अब हम यहां से देखिए, मेरा मकसद था आपको ये बताना कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के कितने बेसिस हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा में, एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की टर्म में, इसी की ज़बान में, इसी की फॉर्म में सारी की सारी आगे बातें होने वाली हैं। तो अब देखिए हम एक चीज़ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, कौन कौन से बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो अब हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि अब डिवीजन क्या है। तो अब मैं यहां पर जो बच्चों लोग डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा आपने तीन बेसिस सीखे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिग्री। इन तीनों बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला, सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सिंपल वो है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बच्चा लोग होता है मोनोमियल, पढ़ा होगा आपने मोनोमियल। अभी इसकी एग्जांपल्स भी देंगे। दूसरा ले लेते हैं बाइनोमियल, इसकी एग्जांपल अभी ले लेते हैं। तीसरा ट्राइनोमियल। ये जब आपने अलजेब्रा बिल्कुल शुरू में शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, और इसके बाद अगर फिर भी नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हैं तो उसको जनरल टर्म मल्टी नॉमियल या पॉलिनोमियल से ही पुकारते हैं, क्योंकि इसके तो कोई एंड होने वाला नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि मैंने लिखा 3x या 4xy, या मैंने लिखा 7x3, या मैंने लिखा 4xyz। ये सारे के सारे मोनोमियल्स हैं। ये बात अलग है, सबकी पावर्स अलग अलग हैं, सबकी डिग्री अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म एक ही है, जब तक टर्म एक है मोनोमियल कहलाएगा। अच्छा एक बात और है, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलिनोमियल का मतलब बनता है मैनी टर्म्स, और मोनो का मतलब होता है सिंगल टर्म। तो अगर थोड़ा सा अंग्रेजी देखी जाए तो थोड़ा सा उलझ सकता है बंदा, लेकिन अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं है कि आप एक मोनोमियल मतलब सिंगुलर और पॉलिनोमियल मतलब प्लूरल, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हो गया, तो अंग्रेजी नहीं देखेंगे हम, इनकी अंग्रेजी क्या बनती है, ये लिटरल मीनिंग क्या है, हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन मैथ्स में क्या है। तो एवरी मोनोमियल दैट आई रिटन हियर इज द पॉलिनोमियल। जो भी मैंने लिखा है यहाँ वो सबके सब पॉलिनोमियल माने जाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, वेरिएबल मस्ट कैरी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, होल नंबर पावर्स। बस खत्म, बात खत्म, यहां खत्म हो जाती है बात। चलिए, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म होनी चाहिए, यानी कि दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3 या x + y या 2x + y², ऑल दीज आर बाइनोमियल्स। इसी तरह ट्राइनोमियल आप लिख सकते हैं, जैसे x + y + z या 5x² + 2x + 7, ये ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। रिमेंबर कि तीनों टर्म्स जो होनी चाहिए अनलाइक होनी चाहिए। अगर कोई दो टर्म लाइक हो गई तो फिर वो बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल नहीं रहेगा। तो एक पहला क्लासिफिकेशन जो सबसे बेसिक है, बेस कर रहा था किस पर, नंबर ऑफ टर्म्स पर, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो अब आते हैं हम बेसिक की तरफ और एक अपने डिवीजन की तरफ, जो बेस्ड ऑन
नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, और इसके अंदर सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसी चीज को हायर स्टैंडर्ड में आप कहते हैं बेटा मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल, मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल, मोनोवेरिएट पॉलिनोमियल। इसी तरह इसमें आगे बढ़िए तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब इसकी एनालॉजी भी आप समझ गए होंगे, बड़ी सिंपल एनालॉजी है, जितने वेरिएबल है उतना नाम आपको लगाना है, उतना ही लिख देना है, बहुत कुछ मुश्किल चीज नहीं है। टू वेरिएबल्स इसी को कहते हैं, मल्टीवेरिएट का एक फॉर्म हो गया बायवेरिएट, बायवेरिएट पॉलिनोमियल। इसी तरह आगे और बढ़ेंगे तो ट्राइवेरिएट, यानी कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स एंड सो ऑन। सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसमें कुछ बच्चा लोग इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहां लिखा है मैंने, बच्चा लोग ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें ले लेते हैं सिर्फ एक वेरिएबल रखना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, या वाई क्यूब प्लस 3x, सॉरी एक्स नहीं होगा यहां पर, वाई क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। सिर्फ एक वेरिएबल है y, सिर्फ एक वेरिएबल है x, काम चल गया। यहां दो वेरिएबल चाहिए तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई, या मैंने लिख दिया एक्स वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये दो वेरिएबल हो गया। तीन वेरिएबल चाहिए तो एक्स वाई जी, या एक्स वाई प्लस जी, या 4xyz, कुछ भी लिख दीजिए, ऑल दीज आर, ठीक है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। सही है। अब लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करेगा बच्चा लोग किस पर, डिग्री पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन डिग्री। जो अभी थोड़ी देर पहले आपको डिग्री समझाई है, अब डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या है ये भी समझिए थोड़ा सा। डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर बच्चा लोग आता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या आता है, जितना भी रियल नंबर आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर रियल नंबर पढ़कर आए हैं, जितना भी रियल नंबर आप पढ़ते हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल हैं, और वो कैटेगरी के अंदर आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर। किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितना भी रियल नंबर आपने पढ़ा है बेटा, वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फैमिली में आते हैं, क्योंकि हर रियल नंबर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो देखते हैं कैसे करता है। अच्छा, एक चीज और, रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो इटसेल्फ, एंड नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये दो क्लासेस में बांटा गया, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने की क्या वजह है, तो जरा इसको अलग से समझ लेते हैं, क्योंकि स्लाइड पर जगह कम है। तो इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे ले आता हूं, तो देखते हैं। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं आप लोगों से सी वाली क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर उसी तरीके से मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेस्ड ऑन डिग्री, ओके। तो बेस्ड ऑन डिग्री में मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इसमें शामिल किया गया है बच्चा लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फैमिली में आते हैं बच्चा लोग रियल नंबर्स। जो आपने चैप्टर 1 के अंदर जितने भी रियल नंबर पढ़े हैं वो सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फैमिली के अंदर का हिस्सा हैं, और इनको फर्दर दो क्लासेस में बांटा गया है। और वो दो क्लासेस क्या हैं, एक है जीरो पॉलिनोमियल, एक है जीरो पॉलिनोमियल, और एक है बेटा नॉन जीरो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, जीरो पॉलिनोमियल एंड नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा गया है बच्चों लोग, और यहां जितने भी अदर रियल नंबर्स बचे, बाकी के रियल नंबर्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ अगर एग्जांपल्स लिखूं, मैंने 2 लिखा, मैंने 5/2 लिखा, मैंने 0.5 लिखा, या मैंने √2 लिखा, या मैंने -√7 लिखा, ऑल दीज आर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, बहुत सिंपल सी एक बात है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं an expression containing an expression in which variables carry non-negative integral power। non-negative integral power यानी कि अगर हम जीरो की बात करें बच्चे लोग, तो या पहले किसी नंबर की ले लेते हैं, 5 की बात करें, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टेस्ट टू द पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप x की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 ही आना है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो 1 ही आना है। तो 5 इंटू 1 अगेन 5 आ जाएगा। यानी कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर 0 हो गई। यानी कि जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, इन सब की डिग्री, सीधी बात यह है, इन सब की डिग्री डिफाइन हो जाती है, इन सब की डिग्री डिफाइन हो जाती है एज 0। जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, उन सब की डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन ये जो 0 है, ये थोड़ा बदमाश है। इस 0 को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, इस 0 को लिख सकते हैं ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो आप मुझे ये बताइए कहां तक आप ले जा सकते हैं? क्योंकि 0 इंटू 0, 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, 0 ही आना है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। लेकिन 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 भी तो 0 ही आना है, ये भी तो 0 आना है। ऐसा यहां नहीं था। आप 5 को 5x रेज़ टू पावर 1 या 5x रेज़ टू पावर 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि x की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू के लिए ही वैलिड होगा, ऑल वैल्यूज फॉर x के लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये कंडीशन आ रही है, ये सिचुएशन आ रही है कि x की कोई भी वैल्यू हो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो व्हाट इज द डिग्री? तो अब आप इसमें इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाइए, इस सीरीज में आगे बढ़ते चले जाइए, तो आप बता सकते हैं व्हिच इज द हाईएस्ट या व्हिच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? नो, इट इज अनडिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। तो प्रॉब्लम यही है कि यहां डिग्री जो है अनडिफाइंड होती है, तो इसलिए इस जीरो को निकाल करके अलग से कमरे में डाल दिया गया। भाई तुम अलग कमरे में ठहरो, तुम्हारी बात नहीं बन रही है बाकी रियल नंबर्स से, ठीक है ना? तो जितना भी रियल नंबर आप पढ़ते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड हो गया। तो पॉलिनोमियल की जो फैमिली है, वो बेसिकली अभी पूरा, पहले इसको डिवीजन को स्टडी कर लेते हैं कि डिवीजन में कौन कौन सी टर्म्स आप यूज करते हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे। देखो इधर थोड़ी जगह कम रहती है, तो मैं आगे, ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया बच्चा लोग। अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूएशन में है, समझ लीजिए। दूसरा इधर से मैं कंटिन्यूएशन में ला रहा हूं बेटा। तो ये सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर का क्या मतलब है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, या हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स अभी हम एक साथ लिखेंगे। पहले डिवीजन को समझ लेते हैं, इसके बाद आता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर बेटा इसका मतलब होता है डिग्री 2। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा हो गया था, ये चौथा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है बच्चा लोग डिग्री 3। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो बाय क्वाड्रेटिक, और इसी का एक और नाम है क्वार्टिक। ओके, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर डिग्री बेटा कितनी होगी? डिग्री 4 होगी। और फिर उसके बाद आता है क्विंटिक पॉलिनोमियल। चलो शॉर्ट में नहीं लिखते, पूरा ही लिख देते हैं। इसका मतलब डिग्री 5। तो बच्चा लोग
डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगी या अनडिफाइंड होगी अगर 0 पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आता है लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 और क्विंटिक जिसकी डिग्री 5। और ये सिलसिला भी यहां रुकने वाला नहीं है, कुछ भी डिग्री हो सकती है किसी भी ऑर्डर की, लेकिन आपका वास्ता ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री वाले से पढ़ने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इतना काफी है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना जरूरी है। लीनियर का मतलब है बेटा हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए। तो अब आप सिंपल सी एग्जांपल सोचें तो 3x ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके। या मैंने लिखा 2x प्लस 3y ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। या मैंने लिखा 7x प्लस 9y प्लस 4z या 4z ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स हैं, कितने वेरिएबल हैं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद अगले में आ जाइए क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन मैंने सिंपली ये लिख दिया एक्स स्क्वायर या 3x या 5x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक है। या मैंने लिख दिया 3xy प्लस 2 ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस टर्म के अंदर दो वेरिएबल आ चुके हैं, दोनों की पावर 1 1 है, तो जोड़ेंगे तो 2 आएगी, तो यानी कि क्वाड्रेटिक है ये भी। या सिंपली मैंने लिख दिया xy ये भी क्वाड्रेटिक है, ओके। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कितने वेरिएबल कितनी टर्म, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है इस बात से कि डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री भी 2 है क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री भी 2 है क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री भी 2 है क्वाड्रेटिक है। उसके बाद आता है क्यूबिक मतलब डिग्री 3, तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख देता हूं x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। चलिए आगे एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया 5x³ या 3x³ तब भी ये क्यूबिक हो गया। या आपने लिख दिया x स्क्वायर y प्लस 7 ये क्यूबिक हो गया, ओके। या आपने लिख दिया xyz प्लस 4 ये क्यूबिक हो गया, क्योंकि इन तीनों वेरिएबल की पावर एक एक है, तीनों वेरिएबल की पावर को जोड़ेंगे तो इस टर्म की डिग्री 3 हो जाएगी, इस तरह से क्यूबिक बन गया। इसी तरह आप आगे भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम आगे इंक्लूड करने वाले हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। तो सबसे पहले आप एक रिव्यू कर लीजिए छोटा सा कि आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो सबसे पहले आपने आज जो है सीखा कि पॉलिनोमियल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। उसके बाद आपने बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा कि किन बेसिस पर एलिमेंट्री अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री। और डिग्री को डिटेल में मैंने यहां डिस्कस किया कि ट्रू सेंस में डिग्री का क्या मतलब बनता है, इसको समझें, अच्छे से समझें, ठीक है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। पहला जो है यानी कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तीसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका हो गया। अब देखिए इस पूरे डिस्कशन का हासिल क्या है। आपने इस पूरे लेक्चर को सुना और अगर आपने समझा है तो इसका पूरे का निचोड़ क्या है, आप समझिएगा। यहां पर पूरे का पूरा जो कंक्लूजन है इसका, जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया वो क्या है, समझते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखूंगा और उस पॉलिनोमियल को आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी कि डिग्री के अकॉर्डिंग वो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वो क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग वो क्या है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है x4 प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 7xyz। अब आप आराम से पहले समझ लीजिए इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मेरा आपसे पूछना है कि इसकी डिग्री क्या है, ओके, व्हाट इज द डिग्री, ओके, आपको बताना है। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगा वो है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा हैश लगा दिया है मैंने तो एक जरूरी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चीजें मैंने आपसे पूछी हैं। अब आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या क्या हैं ये 3 चीजें, मुझे जल्दी से फटाफट बता दीजिए। चले सबसे पहले अगर आप डिग्री देखेंगे तो इस टर्म की डिग्री बच्चा लोग 4 है, क्योंकि इसमें पावर मतलब एक ही वेरिएबल है उसकी पावर 4 है। यहां इस टर्म की डिग्री बच्चा लोग इसकी 2 है पावर, इसकी 3 है तो 5 हो जाती है, और इसमें अगर देखेंगे तो 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री एज अ होल 5 आती है। अच्छा बच्चों 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं। 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं क्या? क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री इट इज क्विंटिक। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, क्विंटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिग्री 5 है और 5 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? क्विंटिक। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 और तीनों अनलाइक है, तो 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? अच्छा, ट्राइनोमियल कहते हैं। ओके, सीखा था क्या पीछे? अच्छा, हमने सीखा था क्या? ओके, ट्राइनोमियल सीखा था। ओके ओके ओके। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर? तो वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो x है, y है और z है, 3 वेरिएबल हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। और बच्चा लोग अगर इसको हम एक साथ रीड करें तो ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है इसका पूरी की पूरी कहानी इसके नाम के अंदर आ जाएगी, यानी कि दिस इज अ क्विंटिक, क्विंटिक ट्राइनोमियल, क्विंटिक ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल को हटा करके आप जनरल टर्म भी लगा सकते हैं, पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। ओके, चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आई है तो आज के पूरे डिस्कशन का यही निचोड़ है, यही सीखना है कि कैसे एक पॉलिनोमियल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस और उसका नाम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप जरा देखिएगा, खुद रोक दीजिएगा इसको, रोकने के बाद आप खुद से समझिएगा क्या लिखा है मैंने और फिर बताइएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, x raised to the power 3 plus 7xy प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस WUV। जितने भी मैंने लेटर्स यूज किए हैं ये सारे के सारे लेटर्स बेटा वेरिएबल हैं, और आराम से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले देखना होता है कि डिग्रीज क्या हैं, टर्म्स की डिग्रीज क्या हैं। तो इस टर्म की डिग्री तो 3 होगी, इस टर्म की डिग्री 2 हो गई, और इस टर्म की डिग्री 4 हो गई, और इस टर्म की डिग्री क्योंकि तीनों वेरिएबल हैं एक एक पावर है 3 हो गई। तो इन सब में सबसे ज्यादा डिग्री वाली टर्म है 4, और 4 डिग्री वाले को कहते हैं बेटा लोग बाय क्वाड्रेटिक। अब अगर एक टर्म होती तो मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म होती तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म होती तो ट्राइनोमियल कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर 4 टर्म है तो उसको आप सीधा सीधा पॉलिनोमियल ही लिख दीजिए, पॉलिनोमियल इन। अब वेरिएबल्स काउंट करना बहुत जरूरी है, एक्स वाई WUV, यानी कि 5 वेरिएबल्स यहां हैं, ठीक है, इन 5 वेरिएबल्स। अगर आपने यही नाम लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपने आज के लेक्चर को ठीक से समझा है, सुना है। बच्चा लोग एक गलती मत करना, हमेशा सीधा बच्चा लोग करते क्या है, सीधा उठाया एक्सरसाइज करने बैठ गए। बेटा आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, फिर मैथमेटिक्स में बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को लर्न करना है, समझना है, तो उसकी जबान को सीखो, उसकी जबान पहले सीख लो। पॉलिनोमियल सीखना चाहते हो, पॉलिनोमियल ही नहीं पता होंगे कि किस किस तरह के होते हैं, वो पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ रखा है। तो जरूरी होता है कि पॉलिनोमियल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स और उसके डिवीजन को उसको अच्छे से समझें, पॉलिनोमियल को फंडामेंटली अच्छे से समझें, उसकी ज़बान को, उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझें, फिर आपके लिए टॉपिक्स भी बहुत आसान नहीं, आसान से भी आसान हो जाएंगे। मैथमेटिक्स को लर्न करने का तरीका यही है कि आप उसको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को आप क्लियर करते चलिए, बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाती हैं। चलिए मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ। आपको इस पॉलिनोमियल का नाम बताना है, इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, किस तरह से, 2 मैंने आपको बता दिए, और ये पूरे आज के डिस्कशन का निचोड़ था, ठीक है ना। x raised to the power 5x raised to the power 3 minus 7x square y square plus 5x square z cube plus 7xyz plus 4। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है ये आपको लिख के दिखाना है, आपकी जिम्मेदारी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चा लोग। ओके, तो ये आपको लिख के दिखाना है और इंशाल्लाह और ये आपको लिख के दिखाना है, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स और टॉपिक्स में एंटर कर जाएंगे। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसको आप अच्छे से देखें, समझें, और यकीन माने कि आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, आप वाकई लर्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।